Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। दिल्ली दंगे मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच पर सवाल उठाते हुए कई अहम टिप्पणियां दी हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच पर आरोप लगाते हुए इसे टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी भी बताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह दंगा इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस ने इसमें प्रॉपर और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम रही। कोर्ट ने कई ऐसे मामलों को ओपन एंड शट केस बताते हुए बीते दिनों 3 आरोपियों को डिस्चार्ज भी किया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सिर्फ चार्जशीट दायर करने पर ज़्यादा जोर दिया और उसके बाद पुलिस को यह हिदायत भी दी कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से ऐसे मामले दर्ज कर कोर्ट का वक्त बर्बाद न करें। दिल्ली पुलिस पर यह भी आरोप है कि उसने कई सारे विक्टिम्स को एक्यूज्ड बनाकर उन पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कई अभी जेल में हैं और कई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। फरवरी 2020 एक ऐसा समय था जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक हिस्सा सांप्रदायिक दंगे की आग में जल रहा था। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार यह संख्या 44 है। इसमें 36 मुस्लिम और 15 हिंदू समुदाय के लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2 लोग अनआइडेंटिफाइड रहे थे। इस दंगे में लोगों के घर और दुकान फूंक दिए गए तो कईयों ने अपनों को भी खोया। आज इस घटना को 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे कई मामले देखने को मिले जिसमें पीड़ितों को ही एक्यूज्ड बना दिया गया या न्याय उनके लिए दूर की कौड़ी बनकर रह गई है। ये कहानी है शाहनवाज, बाबू खान और साजिद की। दंगे की आग में इनका सब कुछ लुट गया, लेकिन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे ये पीड़ित खुद ही पुलिस की नज़र में आरोपी हैं। बीते 1.5 सालों से अपने बेटे शाहनवाज का इंतज़ार कर रही उनकी मां बताती हैं कि दंगे ने उनका सब कुछ छीन लिया, घर लूट लिया, दुकान जला दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। बाद में पुलिस ने शाहनवाज को इन मामलों में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। बीते 1.5 सालों में एक एक पल उनकी मां के लिए काटना बड़ा मुश्किल रहा है और वो घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि उनका बेटा बिल्कुल निर्दोष है और उस पर झूठे चार्जेस लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम शमीना, मेरे बेटे का नाम शाहनवाज है, प्यार में शानू कहते हैं मुझे। अभी आपके बेटे कहाँ हैं? मेरा बेटा जेल में है इस टाइम। उसे 1 साल 8 महीने हो गए हैं जेल में, 2 साल होने वाले हैं और बाप भी उसके 2 महीने के बाद गुजर गए 6 जून को। जिस टाइम उसकी इतनी सारे पर्चे आए थे, चार्जशीट वगैरह, इतनी सारी, उसको देख के घबरा गए। ऐसा मेरे बच्चे को बना दिया, बदमाश ऐसा कर दिया कि बहुत ज़्यादा वो है। इसके अब्बू घबरा गए कि मेरा बच्चा कैसे निकलेगा, कैसे बाहर निकालूं, क्या करूं। इतना बुरी तरह से उसे केस लगा दिए उस पर, इसलिए उन्हें अटैक आ गया। अभी समझ लो कि जब से वो गुजरे हैं हम पे कैसे कितनी परेशानी, कितनी मतलब गुजर रही है। एक बेटी मेरी शादीशुदा है, आदमी जरा सा वो है शराबी, तलाक दे रखी उसने, एक बच्ची घर पे रह रही है, बच्ची एक है, एक मेरा बेटा है, चारों हम घर पे रह रहा है। कितनी मेरे बच्चे ने परेशानी उठाई, छोटे वाले ने कहाँ ना गया, कुछ नहीं सुनी आज तक, न कहीं से मुआवजा, न कुछ नहीं मिला, कुछ भी, न दुकान का, न खोके का। अच्छा, ये बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था? उस समय ये हुआ था कि हमारी 23 को तो हमारी बेटी की शादी थी, 24 को झगड़े हो गए हैं। हमारे बच्चे ने सामान भरवाया था दुकान में अपनी कि मैं दुकान खोलूँगा, अम्मी दुकान बंद करने से दुकानदारी ख़राब हो, बच्चे भी सारी जिम्मेदारी उसी पे ही है। इसकी शादी उसने करी, दोनों बहनों की शादी करी, अपनी नहीं करी। अपने का भी उसका सामान मेरे घर में था, बच्चे का करती तो रिश्ता हमने मिला नहीं, लड़की को अच्छी कुछ ढंग की रिश्ता मिलता तो हम करते उसका। वो बोला मैं अम्मी दुकान पर जा रहे हैं, दुकान पर बैठ रहे हैं, मैं दुकान पर चला गया। जैसे झगड़े होते हुए आए तो दुकान के अंदर बंद थे 2-4 लड़के और बैठे हुए, जैसे ग्राहक 2-4 बाहर से अंदर बढ़ गए सारे। तो जैसे दुकान की तोड़ फोड़ करनी शुरू करी तो हमारे बच्चे ने बहुत हेल्प मांगी, पुलिस पे बहुत कंप्लेंट कर, किसी ने नहीं सुनी। फिर 2-1 हिंदू भाई गली में से निकल गया, उन्होंने वहाँ से निकाला। जब वो निकल के वहाँ से आया तो वो तो निकल कर आया तो उसका फ़ोटो आ नहीं था, बस वो फ़ोटो है उसका, वरना और कहीं कुछ भी। मेरा बच्चा सीधा घर आया, चुमकारा, प्यार से उसे बिठाया। फिर हमारी समदन बुला रही थी लोनी से, यानी यहाँ आ जाओ। उनकी शादीशुदा बेटी मेरी यहीं थी, उन्हें डर था दामाद को कि बच्चों को मेरे नुकसान ना आ जाए। हमारा शाहनवाज बोला खाला
कोशिश करूँगा कुछ नहीं होने का, पर हमारे एक हिंदू भाई आया, वो हमें यहाँ से निकाल के ले गया, मुकेश नाम का। फिर हमने घर में नहीं आके पलट के देखा, फिर पता चला 2 दिन के बाद तुम्हारा गेट काट लिया और अंदर बढ़ गए। लोग बाग ने बहुत नुकसान कर दिया हमारा, कुछ नहीं छोड़ा। 1.5 लाख मेरा केस अलमारी में रखा हुआ था। शादी हमारी अच्छे खासे घर के पैसों में हो गई थी। फिर हमारे बच्चे ने कमेटी उधार ले रखा था कि ना मालूम शादी के टाइम पे क्या ज़रूरत पड़े पैसे की, तो वो मेरा अंदर रखा हुआ था। जो बाकी 2 लाख लिया था, 50,000 उसमें निकालने थे, कुछ पैसे उसने के लिए थे 10,000, बाकी और रखे हुए थे बाहर के लोग में, सब ले गए। सोने की चीज़, मेरे बच्चे की जो मेरा बता रहा शानू की शादी के लिए मैंने सेट दुल्हन के लिए बनवा रखा चीज़ वगैरह सब ले गए उसका सारा। मेरी अंगूठी गले का सब, इस बच्ची की, इसकी छूचा की, सब सामान सारा टोटल चला गया, कुछ नहीं बचा कुछ भी। दुकानें दोनों फूंक दी। अब उसे 7 मार्च को हमारे रिश्तेदार जो आए हुए थे वो गांव आए थे, तो उन्होंने देखा टीवी पे कि मामू मुआवजे का फार्म भरे जा रहा है। हमारा इसके अब्बू उठे नाना कि मैं जा रही हूँ, तो वो बोला शानू अब्बू मैं जाऊँगा। उसका अब्बू बहुत बीमार, शुगर थी, बीपी हाई रहता था कि अब्बू तुम रहो तो मैं जा रही हूँ। वो आया था यहाँ अपने फ़ोटो खिंचवाने दुकान के, तो यहाँ किनाइस बिनाइस वाले की गाड़ी घूम रही थी, वो उसका मोबाइल ले गए। जब देखो हमें डर नहीं था, हमारा बच्चा था ही नहीं, तो हमें डर नहीं था किसी बात का। उसका मोबाइल ले गए, उससे कहा कि तुम मोबाइल लेना आना थाने, तो बोला सर मैं कब आऊँ। तो सुबह को मेरा बच्चा आया, घर पे गया, नहाया धोया, नाश्ता करा, अम्बी में जा रहा लेने। तो जो बात है माँ का दिल है मानता नहीं, मैंने मना भी करा। फिर हमारे इसके अब्बू बोले और बहनी और सब बोले कि हमारा बच्चा था ही नहीं, हम किसी एब में नहीं है, तो हम क्यों रोकें। जब हमारा दिल साफ है तो हमारा बच्चा लेने गया मोबाइल अपना। हमारे दामाद साथ गए, इसके अब्बू साथ गए, कहने लगे शाम तक को छोड़ दो। शाम को फिर कॉल करी, गए दोनों बाप बेटे लेने, तो कल तक छोड़ दो। कल को फिर गए, फिर बोले शाम तक छोड़ दो। तीसरे चौथे दिन बोले कि हमने अरेस्ट कर लिया। ऐसा करा उन लोगों ने। मेरा बच्चा निर्दोष है, बेकसूर है। मेरे बच्चे ने तो कुछ करा ही नहीं, बिल्कुल वो था ही नहीं। हाँ, जिस टाइम दुकान में से भागा निकल के, भाई मानती हूँ वो तो फोटो उसका है, पर कोई और सबूत दिखा दे, कोई दिखावे तो यहाँ मेरा बच्चा आ गया, पूरे मोहल्ला गवाह है। और बूझोगे तो इनकारी करोगे तो 6:30 बजे यहाँ 5:30 4 बजे घर पर आ गया, 6:30 बजे हम यहाँ से निकाल के ले गया, तो मैं कैसे यकीन कर लूँगी। और वहाँ मेरी लौंडिया की सास नंदों ने किसी को नहीं जानी था, घर में से बाहर के बेटे माल गया लाखों पाए, जान पाई, जिन कैसे कहते हैं कि माल गया जाने दो, जान पाई जान बची लाखों पाए। इस तरह से हमारे समदन ने किसी को नहीं आने दिया घर में से। जब से आज तक कितने दिन तक तो फोन नहीं आया, कितने तक मिलने नहीं दिया, कपड़े नहीं जाने देते, बच्चों के मेरे जूते नहीं जान देते हैं कि ये आतंकवादी गुंडा ये जूते पहनेगा कपड़े पहनेगा। मेरा बच्चा सबकी मदद करता था, पूरी गली को तारीफ, सब तारीफ करने, कोई मने नहीं कर, कोई ये नहीं कर सकता हाँ शानू बुरैया है किसी का। सबकी ठेली लगवाता था वहाँ, सबकी ठेली लगवाता था तिराहे पे। आज सब रोती हैं औरतें भी और आदमी बूढ़े बुजुर्ग जिनका काम करवाता था मेरा बच्चा। आज फिर मिली है कभी? ना मैं नहीं मिली आज तक भी, मेरे बस की नहीं है जाना, मिलने की हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं रही मेरे अंदर। रात दिन रोती रहूँ, पढ़ती रहूँ, दुआएं पढ़ती रहूँ, बच्चे के लिए हिफाजत के लिए दुआ करती रहूँ, मिलने नहीं देते। अभी शाहनवा मेरा बच्चा कपड़े लेके गया, कपड़े नहीं जाने दिए अंदर मेरे बच्चे के। हैं ऐसे करा, ये बताओ घर की खर्च कितनी परेशानी, काम नहीं होता मुझसे, 150 का भी काम नहीं होता, मैं कैसे करूँ। इतने सदमे झेल लिए मैंने, पता जिसका सारा कारोबार फूंक दिया, आग लगा दी, और घर में भी लूट मार कर ली, कुछ नहीं बचा, तो वो इंसान में कहाँ से जान आ गई। इतनी परेशान बताओ, इतनी दुखी हो गई इतनी ज़्यादा कि अब तो ये करता है बस वो आज दुआ कर रहे चल रहा, तो ऐसा कुछ कर दे बस हमारा पूरा घर बस बर्बाद ही हो जाए, बर्बाद तो होगा क्या बचा। बस अल्लाह ताला हमें भी उठा ले तो बेहतर है बस दुनिया से। बहुत ज़िंदगी से अलगसा गई, बहुत परेशान हो गई। बेल के लिए बस वो कर रहा है बेचारे जो करने वाले, ना तो कोई बाप है ना कोई रिश्तेदार है मेरा जो कोई उसकी वो करेगा भाग दौड़ मेरे बच्चे की, कोई नहीं। अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर छोड़ जाए मैंने बस। जो हमारे इसके अब्बू ने वकील कर रखे थे समीम अख्तर, तो उन्होंने 1 साल तक कुछ नहीं करा कुछ भी मेरे बच्चे का। अब दूसरा करा है कोई वकील, वो कर रहे हैं, वो कर रहा है जो कर रहा है, बस अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह मेरे बच्चे को मिलागा तो मिलूँगी, जो अल्लाह ने चाहा होगा वो होगा। मेरा घर तो पूरा ही लुट जाता, सारे ले जाते, कुछ ना छोड़ दे एक बर्तन भी, पर मेरा बच्चा ना जाता, मेरा सारू नहीं जाता। इसके अब्बू भले गुजर गए, वो होता जब भी मैं इतनी न टूटती, मैं बहुत टूट गई, बहुत टूट गई। बिल मुझ पर जमा हो रहा है, बोरिंग करवाया शादी का, उसका कर्जा मुझ पे है।
इतना कर्जा मुझ पर हो गया, बहुत ना के बराबर खर्च करती हूँ। बच्चे को तेल के लिए पैसे दे हूँ, शादी कुछ बेटे भैया के लिए कुछ भाग दौड़ कर ले, वकील या कहीं कोर्ट जाना पड़ता, वरना बाइक खड़ी रहे ऐसे ही। मैं इतनी परेशान अपना आप नहीं जा सकती ना उसे चल के कहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ताकत है, बहुत बड़ा है भरोसा। और जो अपनी दुआएं, माँ के दिल की दुआएं निकलती है ना, वो अल्लाह सुनता है हमेशा। मेरी जान बचती मेरे बच्चों को अगर तकलीफ हो गई, बहनों को, मेरा बच्चा फौरन उठाए भागा लिए, चाहे दुकान बंद करे छोड़ के बाप को, मुझे फौरन वो बच्चा मेरा, अल्लाह सुनेगा ना उसकी। कितने उसकी पूरी गली, पूरी मोहल्ला, पूरी यहाँ से लेके सब दुआएं करती बच्चे के लिए। अल्लाह मेरा बच्चे को भेजना का नहीं, मैं अपने शाहनवाज से मिलने की नहीं हूँ। वो दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे उठा दे, मट्टी में मिला दे। शानू बेकसूर बेगुनाह है, वही मतलब वो के शानू की जमानत हो गई, बेल हो गई। अल्लाह करेगा एक दिन वो दिन भी आएगा, एक दिन आएगा। मैं दुआ करती हूँ, रात दिन 5 टाइम दुआ करती हूँ अपने बच्चे के लिए रो रो के। अल्लाह सुनेगा नहीं है, अल्लाह सुनेगा अल्लाह। मेरा हाथ दुख गया है, कमर दुख गई मेरे बैठे बैठे, अल्लाह सब देख रहा है। मेरी नज़र कमज़ोर हो गई रो रो के। जो चश्मा मेरा शाहनवाज बनवाया गया, तो चश्मा मेरा नज़र से हट गया बिल्कुल। रो रो के मेरी आंखें देखो कहीं सूज रही है, पूरी रात गुजर जाती मुझे ऐसे ही। तो मेरा अल्लाह सुनने का ना है, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह बहुत जल्दी सुनेगा। बाबू खान ने दंगे में अपने 2 बेटों को खोया था। जब दंगे की आग एकदम शांत हो चली थी, तब उनके दोनों बेटों का रास्ता रोककर दंगाई भीड़ ने बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया था। अपने कंधे पर 2 जवान बेटों का जनाजा उठाने वाले बाबू खान कहते हैं कि पुलिस से उन्हें और बेहतर की उम्मीद थी। जब एक पूरी भीड़ ने उनके बेटों की हत्या की, तो सिर्फ कुछ ही लोगों पर मुकदमा क्यों? बेटों के जाने के बाद एकदम टूट चुके बाबू खान कहते हैं कि वो जब तक जिंदा हैं इस केस को लड़ेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट एक दिन न्याय दिलाएगा और सभी दोषियों को फांसी की सजा होगी। मेरा नाम बाबू खान है और मेरे 2 बेटों का कत्ल कर दिया दंगाइयों ने। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये 3 दिन झगड़ा रहा था, और 3 दिन मतलब ये है कि इतवार के दिन मेरे बच्चे यहाँ से और यूपी चला गया था और अपने नाना को देख के आ रहा था 26 तारीख में। और जबकि 25 में मतलब ये कंट्रोल हो गया था सब कुछ, क्योंकि पुलिस फोर्स आ गई और मिलिट्री आ गई। तो बच्चे अपने घर आ रहे थे, और गंगा बिहार से जो रास्ता आ रहा है, क्या नाम है, ये गोकुलपुरी के मेट्रो स्टेशन के नीचे होके इस रास्ते से आ रहे, वहाँ पे नफरत वाले हैं, क्या नाम है, उन्होंने एक ही समुदाय को टारगेट कर रखा था। आईडी पूछ रहे थे पहले तो, फिर उसके बाद में मतलब ये है कि पैंट खोल के चेक करके मतलब ये कत्लेआम करा उन्होंने। तो शाम को तकरीबन 9:30 बजे के आसपास कॉल भी करी आने से पहले बच्चे ने। 9 के मैं 5 मिनट में घर पे आ लिया, यहाँ आ गया हूँ गंगा बिहार। बस ये पीरियड में मतलब ये है कि 5 मिनट के बाद बैक कॉल करी, स्विच ऑफ दिखा दिया। भाई ये कहानी हुई हमारे साथ। इस बात से अब तक मतलब क्या प्रक्रिया चली है? क्या आप लोगों ने कोई मुकदमा दायर किया था, कंप्लेंट किया था, कैसे चीज़ें चल रही हैं? मैं कंप्लेंट वो पुलिस ने जो तहरीर लिखी है उसी के आधार पे हो ना। अब क्या कंप्लेंट, वैसे प्राइवेट तो हमारी हुई नहीं अलग से, वो तो पुलिस ने जो उसमें क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया था लोकल पुलिस ने, और क्राइम ब्रांच ने मतलब ये है कि 11 बंदों को अरेस्ट करा है वहाँ पे, जिन्होंने मारकाट करी है। एक 7 आदमियों का ग्रुप बताया था बर्फ सोप के जरिए, तो उसमें 11 बंदे अरेस्ट बताए हमें। बाकी और लोग, किसी ने मैसेज करा, किसी ने मतलब ये है कि भीड़ इकट्ठी करी है। अभी मतलब 11 पकड़े, मैं यही तो सोच रहा हूँ 7 लोगों का जब ग्रुप बताया तो और बंदे को नहीं अरेस्ट हो रहे अभी तक, जबकि वहाँ की वीडियो भी आ रही हैं खुल के, अब वीडियो भी आ रही हैं। भाई हम लोगों पे हमला हो रहा है, हम अपनी जान बचाने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, हमारे घरों पे आग लगा रहे हैं, हम पत्थर फेंक रहे हैं, हम फिर भी गलत हैं, हमें फिर भी बंद करा जा रहा है। और जो लोग मतलब ये है कि एक ही मेजॉरिटी के लोग मतलब ये है कि मोमदनों को मतलब ढूंढ के मार रहे हैं, उनकी वीडियो आ रही है, उनके आधार पर उन्हें कोई अरेस्ट नहीं हो रही। दिल्ली हाई कोर्ट या फिर जिन भी कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है जी, वो पुलिस को फटकार लगा रही है, कह रही है कि
अगर आपने अच्छे से जांच किया होता तो हाँ, तो चीज़ें पुलिस बिल्कुल अलग होती। हाँ, तो पुलिस ने एक तरफा मामला करा। देखो सभी गलत नहीं होते, अधिकारी अच्छे भी हैं और ऐसे भी हैं कि गलत भी हैं, सभी गलत नहीं है। कुछ लोगों ने गलती करी है तो कोर्ट की सही फटकार पड़ रही है, उसमें कहा सबको दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल दोषी पुलिस है। देखो अगर ईमानदारी से पुलिस तफ्तीश करे ना तो कोई बेगुनाह जो है ना वो सज़ा नहीं पाएगा। लेकिन आप कितनी मामले देख रहे हो कि कोई 11 महीने बंद होकर आ रहा है बिना कसूर के, कोई 1 साल, कोई 2 साल, ये कोई हिसाब थोड़ी है। तो पुलिस पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। खैर बाकी है कोर्ट इंसाफ करेगा, आज ना आज के दिन हमें कोर्ट से तो उम्मीद है पूरी। और बाकी है कि ऐसे मामले आए हैं सुनने में बहुत कि जो बेगुनाह हैं और उनको अंदर डाल दिया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई वो नहीं है, उसके बाद भी मतलब सज़ा काट के आ रहे हैं। कुछों की जमानत हो गई, कुछ पड़े अंदर, ऐसे भी हैं। यानी कि मैंने बताया ना कि हम मानो हमारे घर पे कोई हमला करने आ रहा है, बंदूक गोली लेके आ रहा है या भीड़ आ रही है, तो हम अपने बचाव के लिए डंडे या ईंट पत्थर तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे। तो हम अपने बचाव के लिए मतलब ईंट पत्थर उठा रहे हैं, हम फिर भी गलत हैं। और वो हमारे घर पे आके मार काट कर रहे हैं, वो सही है। तो ये एक तरफा मामला तो हुआ है। हम तो यही चाहेंगे हमारे बच्चों के, जैसे हमारे बच्चों के साथ में अगर हमारे सज़ा मिले हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चों कुछ कह रहे थे कि उनसे रास्ता तो दुनिया चलती है, किसी की जान ले रहे हैं। इतना फ़ोन कर रहे हैं 5 मिनट में हम घर पे आ रहे हैं, 5 मिनट ही ना पूरी। माहौल होगा, कैसे सड़कें होंगे, कैसे दम निकला होगा, कैसे हमारे बच्चों के सारा चेहरा बिगाड़ दिया, सारे सिर भेजे में कत्ल हो रहे हैं, गले कट रहे हैं। आग लगा के हमारे बच्चों की गाड़ी पे घेर दिया, अपाची पे। मेरे बच्चे अपाची पे आ रहे थे। आपने उसके बाद से एक्टिवली इस केस को लड़ा है? केस क्या लड़ा अभी तो कुछ पता ही नहीं है, केस में हो गया रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्योंकि कोरोना के चक्कर में भी जब भी पूछो कोर्ट खुल ही नहीं रहे, काम काज ऐसे ही हैं। कोर्ट भी तो ना खुल के दिया जब से। आप मतलब आपके अंदर ये चीज़ है कि जिसने आपके बेटे की हत्या की है उसको आप सजा दिलवाएं? बिल्कुल जी। देखो हमारी तो कोशिश यही रहेगी मरते दम तक भी, भाई हम भी मरे हुए हैं, हमें क्या है, हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे अंदर हमें भी मार दो भाई। लेकिन हाँ इंसाफ के लिए हर दरवाजे को खटखटाएंगे, जहाँ तक भी मतलब ये है कि जाना है, मतलब ये है कि इंसाफ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे आदमियों का कोई ईमान नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जिन लोगों ने मतलब ये करा है। आज हमारे बच्चे मारे, कल किसी और के भी मार सकते हैं। तो जालिम तो जालिम ही होता है, देखो कोई भी हो। बाकी ये है कि कुछ लोग अभी और गिरफ्त में होने, वो कोर्ट जब संज्ञान लेगा जब होंगे। क्योंकि बाहर अज्ञात में मामला बना, अज्ञात थोड़ी, वो तो बाहर के लोग तो भाई बॉर्डरों पे हमला करके जो भी लूट मार करके चले गए। लेकिन ये तो नफरत वालों ने, जो उन्होंने नफरत पाल रखी थी, उन्होंने काम करा है। राहगीर थे बच्चे, हमारे राहगीरों को मारा है। हमारे बच्चे क्या और भी आ रहे, वो भी किसी के लाल थे। तो एक ही जगह पे मतलब ये है कि 9 लोगों का कत्ल करा जान से जो मारे। मतलब आप ये चाहते हैं कि वो एक जो पूरी भीड़ थी जो वीडियोस में दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो जितने 100 सवा 100 या जितने भी, हाँ सभी गुनहगार हैं, सभी गुनहगार हैं। बिल्कुल सभी गुनहगार चिन्हित करने में पुलिस ने थोड़ा वो किया है। हाँ वो सभी गुनहगार हैं भाई। 11 बंदे तो अरेस्ट करे, कम से कम भी ना तो 50-40 आदमियों ने हमला करें एक बंदे को मार पीट के। जैसे कि उसकी पेंट खोल के चेक करके मारा है, और उसके बाद में मोमदा ने सीधे हमले करें। ये तलवारें मारी हैं, ये तलवारें घुसेड़ रखी हैं, ये गला काट रखा है। बेशर्मी की भी हद है। यानी कि इतना बेरहमी से मतलब ये है कि कोई जानवर भी होगा ना, जानवर बहुत खूंखार जानवर, वो भी रहम कर जाए एक बार को। ये नसीब में लिखा, संभाल लें अपने, जब तक चल रहे हाथ पैर संभाल लें अपने। बच्चे करेंगे याद, पापा हमारे गए हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ने के पास से आ जाएंगे, बच्चों की उम्मीद है। आप लोग क्या मतलब उनको बताते हैं जब वो पूछते हैं तो? ये बताते हैं बीवी गई, पापा
आ जाएंगे, तुम्हें चीज लेने गए। क्या बताएंगे तुम बच्चे, तो घर जब होश संभालेंगे तो क्या बताएंगे वो। ये 3 बेटी छोड़ी हैं मेरे बेटे ने, उसकी फिक्र ज़्यादा रहती है मुझे। 3 बच्ची हैं छोटी छोटी मेरे बड़े बेटे की, आमिर की। भाई देखो, बोलने वाली तो बात ही नहीं है। इससे बड़ा दुनिया में नुकसान क्या हो सकता है कि इस उम्र में 2 जवान बेटों का जनाजा बाप के कंधे पर। सबसे बड़ा दुख यही है। बाकी ये है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं भाई कर रहे हैं। बाकी इनका बच्चियों का नसीब है आगे चल के। अपने जीते जी तो यही कोशिश रहेगी इन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। बाकी इनके सर से इनके बाप का साया हट गया और बस यही चाहेंगे हम तो उन लोगों को फांसी हो। हाँ ना, देखो भाई, हमारे बच्चों का कत्ल कर दिएगा, हमारा भी कर दो भाई। हमारी कितनी उम्र है? 50 से ऊपर की है। आज के टाइम में आदमी 60-65 पे एंड हो जाता है। तो हम तो लड़ाई तो लड़ेंगे भाई। हम तो ये चाहेंगे हमारे बच्चों को जिन्होंने कत्ल करा है उन्हें कम से कम फांसी हो, पीछे नहीं हटेंगे। और संविधान के हिसाब से मतलब यह कि हमें उम्मीद है कि सज़ा मिलेगी उनको। साजिद दंगे में घायल होने से पहले तक सड़क पर अपना ठेला लगाते थे। जाफराबाद और मौजपुर मेट्रो स्टेशन के बीच हुए दंगे में साजिद को गोली भी लगी थी। जब उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो उसके बाद पता चला कि उस मामले में पुलिस ने उन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। साजिद पुलिस पर यह आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने उनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए कई तरह के प्रलोभन देकर उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिए और फिर बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने उनकी संलिप्तता बताते हुए उन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद से ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले साजिद की ज़िंदगी फिर कभी पटरी पर लौट नहीं पाई। मेरा नाम साजिद है। उस दौरान मैं काम पे से ही आ रहा था जब ही दंगे छिड़े दोपहर के टाइम में, और जब भी मेरे यहाँ गोली लगी थी विजय पार्क में, जिससे मैं गिर गया था चक्कर आके, और फिर 2-4 लोग मुझे उठा के ले गए थे डॉक्टर के यहाँ। वहीं मेरा 5 दिन इलाज हुआ। जब थोड़े दंगे शांत हो गए तो मुझे 2 कॉलेज के लड़के लड़की आके स्टीफन ले गए थे। उसके बाद वहाँ मेरा थोड़ा इलाज हुआ। मतलब आप वहाँ कैसा मंजर देख रहे थे? वहाँ क्या चीज़ें हो रही थी? मंजर तो ऐसा था, बहुत ख़तरनाक था। कोई आदमी आदमी को नहीं समझ रहा था, इंसान इंसान को नहीं समझ रहा था बिल्कुल भी। बस उल्टे सीधे फायर, गोली ये सब चल लिया था। रेहड़ी, वो माल ढोने वाली रेहड़ी होती है 3 पहियों वाली, जिस पर मैं माल ढोता था। कूलर वगैरह जैसे किसी के घर का सामान, उस पर ढोता था मैं। जब दंगे छिड़े तो उस टाइम मैं वहीं था। तो ठेली का भी मेरा पता नहीं चला, ठेली गई कहाँ मेरी। कुछ ही दिन हुए तो मेरी ठेली लिए हुए, वो ठेली भी मेरी जला दी गई, ना मुझे ठेली मिली वापसी। जब मैं डॉक्टर के आया तो मुझे होश यहाँ पर आया डॉक्टर की। डॉक्टर कहने लगा तुम्हें गोली लग के आर पार हो गई है। पीठ के पीछे से गोली लगी थी, ये भी नहीं पता लगा कि मारी कितने थी। और 5 दिन बाद फिर मुझे पास कुछ कॉलेज के लड़के लड़की आए थे, वो मुझे ले गए थे स्टीफन, क्या वहाँ पर तुम इलाज करा लो, हो सकता है कोई अंदर कोई घटना ना हो गई हो पेट के अंदर। वहाँ पर इलाज कराया फिर मैंने, वहीं से मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, ये कब पता चला कि आप जिस केस में आपने एफआईआर दर्ज कराया उसी मामले में आप पे भी मतलब एफआईआर कर दिया गया? ये तो जब मुझे पता लगा, जब मेरे हाथ में फ़ाइल मुझे दी गई, थाने से मुझे फ़ाइल मिली, जब मुझे पता लगा कि इसमें मुझे आरोपी बना रखा है और गवाह भी बना रखा है मुझे इसमें ही। तो मतलब आपने पूछने की कोशिश की कि आपका इसमें मतलब क्या दोष है? क्या कुछ पुलिस वालों ने कुछ बताना चाहा? पुलिस वाले कह रहे नहीं तुम दंगे में थे। उन्होंने एक नहीं सुनी हमारी, उन्होंने वो इस बात को मानने को राजी नहीं थे बिल्कुल भी। आपका कभी किसी चीज़ से संबंध रहा है, मतलब कभी पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव रहे हो या कुछ, या सिर्फ कमाने खाने वाले? हम तो कमाने खाने वाले हैं, ठेली वाले हैं, ठेली चलाना। और अब तो ठेली भी नहीं चलती क्योंकि डॉक्टरों ने सब मना कर दिया कि तुम ठेली नहीं चला पाओगे। अब ये पुताई उताई करके अपना गुजारा कर लेते हैं। पुलिस का ये कहना है कि आपने खुद कबूल किया है कि आप दंगे में शामिल थे, आप CA NRC वाले प्रोटेस्ट में शामिल थे। नहीं, वो तो सब झूठ बोला गया है।
उन्होंने तो मुझसे झूठ बोल बोल के कागज़ों पर साइन लिए हैं, क्योंकि अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो पता नहीं किस पे साइन ले रहा है। आप थोड़ा सा वो बताएं कि पुलिस आपसे मतलब क्या कहती थी, क्या क्या बोल के आपसे सिग्नेचर करवाती थी, ब्लैंक पेपर पे साइन का आपने कहा, थोड़ा शुरू से बताएंगे। मुझे एक बार बुलाया, कहने लगे आपको ठेली का मुआवजा मिलने वाला है, आपको ठेली का मुआवजा मिलेगा, जो आपकी ठेली जल गई है, आप इस पेपर पर साइन कर दो। तो मैंने साइन कर दी है। कहने लगे ठीक है, अब तुम्हारी ठेली का मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा। फिर बुला के मुझसे कहा गया कि मैंने कहा वो साइन तो मैंने कर दिए थे ठेली के। कह रहे वो कागज़ सही नहीं थे, वो पेपर थोड़ा गलत हो गया था, आप इस पर करो साइन। फिर मैंने उस पर कर दिए। तो इसी तरीके से मुझे बुला बुला के कहते थे और मुझसे कहते थे तुम्हें मुआवजा मिलने वाला है, हमारा ध्यान रखना। तो ये वो लोग कहते थे मुझसे, और तुम बेफिक्र रहो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तुम पर केस नहीं लगे हैं भैया, तुम्हें जमानत पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम इस केस में हो, तुम्हारे गोली लगी हुई है, इसलिए हम तुम्हें पकड़ नहीं रहे हैं, तुम्हारी जमानत हमने बहन की ले ली है, उस पर हमने तुम्हें छोड़ रखा है। वो तो हमें बाद में पता लगा जब उन्होंने हमारा ना फाइल दी, तो उसमें हमने वकील ने जब देखा तो मुझ पर मुकदमे लगे हुए हैं। कभी आपने उनसे ये कहने की कोशिश नहीं की कि मुझे तो खुद गोली लगी थी, मैं तो बिल्कुल भी शामिल नहीं था, तो ऐसे में पुलिस वाले का क्या रवैया रहता था? SHO ने तो मुझसे कह दिया था जब मेरे गोली लगी तो उठा के इसे बंद कर दो, ये झूठ बोल रहा है, इसे बंद कर दो उठा के। एक SHO तो एक बात नहीं सुनता हमारी। तो ये बताएं कि उसके बाद से कैसे सब कुछ बदल चुका है आपके लिए? सब कुछ तो बदल ही गया भाई, क्या इसमें मैं तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका इसमें, अपने इलाज में इतना बर्बाद हो गया, और उसके बाद काम धंधे नहीं, उसके बाद ये लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग जाते हैं, काम धंधे वैसे नहीं हैं, ऊपर से तारीखें अब पड़ रही हैं दिन पे दिन, और मुझे गवाह बना दिया गया है। 8-9 लोग हैं जिसमें जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, उनको कभी देखा नहीं, उनका मुझे गवाह बना दिया गया। क्या लगता है कि आप खुद पीड़ित थे लेकिन उसके बाद भी आपको आरोपी बनाया गया, आपको क्या कारण नजर आता है कि सबसे बड़ा क्या कारण होगा? कारण क्या, बस ये है कि उनको मुद्दा कोई नहीं मिला, तो जिसका केस मिला उसी को पे डाल दिया उन लोगों ने, उन्होंने ये करा है। उनसे मैंने पूछा भी था, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बरी हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और मुझ पे केस लगे हुए हैं। आपको लगता है कि मुसलमान होने के कारण आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है? ये तो है, ये तो सफ़ा लिखा हुआ है कि मुसलमान होना एक जुर्म है हिंदुस्तान के लिए। तो अब न्याय कैसे मिलेगा? अब देखो ना, जिन लड़कों को पकड़ा है वो भी मुसलमान हैं, उन्हीं का मुझे वो साबित कर दिया, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान होने ही गलत है क्या? अगर एक हिंदू गोली चलाता तो समझ में आता कि 4 लोग हिंदू पकड़े गए हैं, तो मुझे उनका गवाह बनाया गया है कि इन लोगों ने गोली मारी है, मगर एक मुसलमान के ऊपर ही मेरे साथ ही जोड़ दिया उन्हें। कोई जाफराबाद का है, तो कोई वहाँ का है, मुस्तफाबाद का है, मैं यहाँ का हूँ, तो मैं इनको कैसे जानूँगा, ये बताइए आप? ये तो गलत हुआ ना बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट या फिर और भी ककड़डूमा कोर्ट में भी जो सुनवाई हो रही है, उसमें पुलिस को ये कहा जा रहा है कि वो कई निर्दोष लोगों को आरोपी बना रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, कई लोग जेल में भी हैं। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जो कोर्ट जो कह रही है उसमें सच्चाई है? अगर कोर्ट कह रही तो कुछ तो सच्चाई होगी, कोर्ट का फैसला अगर ऐसा है तो सही है, उसमें सच्चाई होगी। बाकी इस 15 तारीख हमें दी गई है जिस पर हमारी सुनवाई होगी, जिस पर बहस होगी। अभी तक कोई बहस नहीं हुई है, बस हमें जाते हैं, हमें तारीख मिल जाती है, सुबह से शाम तक हम वहाँ बैठे रहते हैं, शाम के बाद हमें तारीख मिल जाती है। इस बार कोर्ट ने कहा है कि अगले 15 को बहस होगी कि तुम आरोपी हो या नहीं हो। आप मतलब कितने ज़्यादा घायल हुए थे उसकी वजह से, जो डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आप दोबारा ठेला नहीं चला सकते? क्या स्थिति रही थी? तो मेरे यहाँ से गोली लग के और यहाँ को निकली है, आर पार हो गई थी, तो थोड़ी सी गुर्दे से थोड़ी सी नीचे रह गई थी। अब उन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आप ठेली नहीं चला सकते, कुछ नसें भी ब्लॉक हो गई मेरी, जिससे मैं अब ज़्यादा चल भी नहीं पाता, सांसें मेरी फूलने लगती हैं। पहले मैं ठेली चलाता तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आती थी, अब मुझे दिक्कत ही आती है, मैं चल भी नहीं पाता हूँ ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत होती है मुझे। वो वक्त बस याद ना आए तो अच्छा ही है, क्योंकि वक्त ही ऐसा था वो। मतलब उस समय घर परिवार को संभालना, सारी चीज़ें, सब चीज़ें थी, घर परिवार, किराए का मकान, किराया चढ़ गया, आज भी किराया चढ़ा हुआ, उतारते अपने और हालत बुरी हो चुकी है। तो वो किराए का मकान है, पिछले नहीं उतर पाया, अगला चढ़ जाता है, काम होता नहीं है। जो थोड़ा बहुत सहारा था ठेली का, वो सहारा भी ख़त्म हो गया।
तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी पराये देश में रह रहे हों, कि हमारा है ही नहीं ये देश, कि हम किसी पराये देश में रहते हैं, जबकि हमारे बाप दादा हमारे पुरखे सब यहीं के रहने वाले। मगर जब ऐसी बातें निकलती तो ऐसा लगता है हम इस देश के नहीं हैं। हमें बार बार ये जताया जाता है, ऐसा क्यों? इस देश में संविधान ने सबको अधिकार दिया है न्याय का और सबको बराबर मानने का, लेकिन मगर ये कुछ लोग जो हैं नहीं मानने देते ना उसको, संविधान को। अब तो कोर्ट के ऊपर ही बैठे हैं हम लोग, कोर्ट जो फैसला कर दे। गरीब आदमी और कर भी क्या सकता है। दंगा प्रभावित इलाकों में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर कई गंभीर सवाल खड़ा करती है। दंगे में सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी पीड़ितों के लिए उनके आगे की राह आसान बिल्कुल भी नहीं रही। दंगे में जिनके घर लूट लिए गए, जिनके दुकान लूट लिए गए और उस बीच जिन्होंने अपनों को खोया, उन पीड़ितों पर भी बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक्यूज़्ड बनाते हुए उन पर चार्जेस लगाए। कई अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं तो कई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना अहम यह होगा कि कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से आगे बढ़ाती है और वो अपने जांच में निष्पक्ष रहती है या फिर नहीं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.